अब हम करते हैं 2.4 सूक्ष्म जीव और भोजन। देखिए अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और भोजन के बारे में। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे रसोई घर में कैसे सहायक होती है। देखिए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख पाते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, उन्हें हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव की विविधता, क्या एक ही तरह का सूक्ष्म जीव होता है? नहीं, सूक्ष्म जीव भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें भी विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के जीव जंतु और पौधे होना। आइए रसोई घर में कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब जो ये का दे रखा है, इसमें हमें दे दिया है कटोरा है जिसमें गुथा हुआ आटा है, और दूसरा कटोरा है में गुथा हुआ, कटोरा ख में गुथा हुआ आटा है। इसमें भी गुथा हुआ आटा है और इसमें भी गुथा हुआ आटा है। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। 2 कटोरे का और खा ले लीजिए, प्रत्येक में 200 ग्राम आटा तथा मैदा लीजिए और उसमें 1 चुटकी चीनी डालिए। अब हमने उसमें क्या क्या कर लिया, 200 ग्राम हमने आटा ले लिया है और थोड़ी सी इसमें मैदा मिला ली है, इसमें भी और इसमें भी। अब कटोरी का में थोड़ा सा चूर्णित खमीर पाउडर इस डालिए। देखिए चूर्णित खमीर मतलब चूर्ण, जिसका चूर्ण हो। खमीर, खमीर क्या होता है, जो उसको आपने देखा होगा कई बार आपकी जो दाल होती है घर में, ज़्यादा गर्मियों में आप अगर उसको सुबह छोड़ देंगे तो वो शाम तक उसमें क्या होता है, झाग झाग से दिखाई देने लगते हैं, उसको खमीर बोलते हैं, मतलब उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें आप ऐसा जो खमीर होता है, यीस्ट का पाउडर होता है, उसमें क्या होता है, उसको अगर हम मिला देंगे उसमें तो वो क्या होगा, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, किण्वित हो जाएगा वो। जैसे हम क्या करते हैं, भटूरे बनाते हैं, भटूरे का आटा बना के रख देते हैं, उसमें दही चीनी और यीस्ट पाउडर मिला देते हैं, उससे क्या होता है, उसमें खमीर उड़ जाता है। खमीर उड़ने से क्या होता है, वो फूले फूले बनते हैं और थोड़े स्पंजी से बनते हैं, इसलिए करते हैं। अब कुछ चीज़ तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं लेकिन कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो वही हमें देखना है। तो हमने क्या करा, उसमें थोड़ा सा चूर्ण डाल दिया खमीर का, जिसको यीस्ट पाउडर बोलते हैं, और उसे आटे में अच्छी तरह मिला दिया। ये हमने करा है ए में, जो हमारा ए है, कटोरा ए है, उसमें हमने ये चीज़ें की है। अब हम क्या करेंगे, कटोरा खा ले लेंगे। कटोरा खा में खमीर न डालें, जिसमें हम दोनों कटोरों में रखे पदार्थों में आए परिवर्तनों की तुलना करें। अब जो कटोरा खा है, का में तो हमने खमीर डाल दिया था जो आटा था, लेकिन जो खा है उसमें हमने खमीर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, ताकि हम दोनों कटोरों में क्या परिवर्तन होगा, जिसमें हमने यीस्ट पाउडर डाला है और जिसमें नहीं डाला है, तो उसको चेक करने के लिए हमें देखना है कि क्या परिवर्तन हुआ है और क्या नहीं। दोनों कटोरों के आटों को गुनगुने पानी से गूंथकर नरम आटा तैयार कर लीजिए। अब जो दोनों कटोरों का जो पानी है उसको हम क्या करेंगे, हल्के गुनगुने पानी से आटा गूंथेंगे और उसका आटा बनाकर हम लोग तैयार कर लेंगे। आटे को एक गीले कपड़े से ढककर गर्म स्थान पर रख दीजिए। जो आटा है उसको हम क्या करेंगे, गीले कपड़े से ढक देंगे और उसको थोड़ा गर्मी में जैसे किचन में हम रखा रहने देंगे। 4-5 घंटे के पश्चात दोनों कटोरों को देखिए। फिर जब 4-5 घंटे हो जाएंगे तो फिर हम दोनों कटोरों को चेक करेंगे। क्या आपने गूथे हुए आटे के आयतन, गंध या ऐंठन में कोई परिवर्तन देखा? फिर हम क्या देखते हैं, जो गूथा हुआ आटा है, आयतन मतलब क्या उसका साइज बड़ा हो गया है, गंध कोई स्मेल आ रही है, या गठन वो पतला हो गया है, या टाइट ऐसा का ऐसे ही रखा हो, ये चीज़ें हम देखेंगे। यदि नहीं तो आटे को कुछ देर और रखा रहने दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है जिसमें हमने खमीर मिलाया था तो उसको भी हम 1-2 घंटे के लिए और छोड़ देंगे। कुछ समय उपरांत आप देखेंगे कि कटोरा कै जिसमें खमीर मिलाया गया था उसमें रखा आटा फूलकर थोड़ा ऊपर उठ गया है। आप क्या देखेंगे, जो कटोरा कै था उसमें हमने खमीर मिला दिया तो उसका आटा क्या हुआ, उसका आयतन बढ़ गया, थोड़ा वो बढ़ गया है, ऊपर को फूल गया है। और बिना खमीर वाले आटे की तुलना में उसकी गंध भी न, उसमें से क्या आ रही है, उसमें जो स्मेल आ रही है वो भी स्मेल, उसमें कुछ अलग तरह की स्मेल आने लगी है। तो ऐसा क्यों होता है, खमीर की क्या भूमिका है, हमने आटे में चीनी और गर्म पानी क्यों मिलाया। अब हमें इसके बारे में पता लगाना है कि भाई आटा तो उतना ही था और दूसरे कटोरे में आटा उतना का उतना ही रखा हुआ है, लेकिन इसमें ये ऊपर क्यों उठ गया है और इसमें खमीर ने उसके अंदर क्या किया है, और हमने फिर चीनी क्यों मिलाई थी उसमें, और हमने उसको गर्म पानी से क्यों गूथा। ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे।
खमीर एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। जो खमीर है वो एक सूक्ष्मजीव है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। यह सूक्ष्मजीव के उस वर्ग का सदस्य है जिसे कवक कहा जाता है। अब खमीर किसका है? जैसे पौधों की कैटेगरी होती है, फिर जंतु की कैटेगरी होती है, इसी तरह ये कवक की कैटेगरी में आता है सूक्ष्मजीव। खमीर गर्म स्थितियों में भली भांति वृद्धि करता है। जैसे आप देखोगे गर्मी में आपकी दाल क्यों सड़ जाती है किचन में रखी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, गर्म स्थिति होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपने कक्षा 7 के अध्याय जंतुओं में जयप्रकम से समझा होगा। जो आपने कक्षा 7 में चैप्टर पढ़ा है जंतुओं में जयप्रकम, उससे समझा होगा कि अन्य जीवों की भांति खमीर भी श्वसन करता है। अच्छा, जो ये सूक्ष्म जीव है खमीर, ये भी जैसे हम लोग सांस लेते हैं ये भी श्वसन करता है एवं भोजन को विघटित करके अपनी वृद्धि और जैव कर्मों के निर्वहन के लिए ऊर्जा निर्मुक्त करता है। और भोजन को क्या करता है? विघटित कर देता है। उससे विघटित क्यों करता है? उससे वो अपनी जो उसकी ग्रोथ होती है और जो उसको और चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए होती है उससे वो ऊर्जा मुक्त करता है, उससे ही वो ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। तो ये इसलिए क्या करता है, ये जो है हमारा खमीर, ये उसमें श्वसन के लिए अपने इसको जिस भी चीज़ के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो इस तरह वहाँ से ऊर्जा को लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। अब आपको पता होना चाहिए जो खमीर का विघटन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलती है। जब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2 गैस, जिससे बुलबुले बनते हैं। क्या उससे बुलबुले बनते हैं? और जो आटे को नरम और फूला हुआ बनाते हैं। आटे को कैसा बना देती है? नरम और फूला बना देती है। इस प्रक्रिया के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी उत्पन्न करता है। जब ये क्या होता है, जब खमीर के साथ ये रिएक्शन होती है तो उस प्रक्रिया में थोड़ा वो अल्कोहल भी बनाता है, जिससे आटे की थोड़ी अलग गंध आती है। तो आटे में क्या हो जाती है? अलग तरह की स्मेल आने लगती है। खमीर के इस विशेष गुण का उपयोग पाव रोटी, अब जो ये खमीर होता है, जो पाव रोटी क्या होता है? ब्रेड, क्या उसके लिए क्या होता है? आटा गूंथते हैं और उस तरह उसमें खमीर मिला देते हैं, उससे क्या हो जाता है? फूला फूला स्पंजी बन जाता है और फिर उससे ब्रेड बनाई जाती है। केक भी आपने देखा होगा स्पंजी होता है, फूला फूला। ये सब चीज़ें बनाने में इसका काम होता है खमीर का। खमीर के अतिरिक्त कुछ जीवाणु, अब कुछ और जीवाणु भी होते हैं। तो खमीर उठाते हैं, ठीक है। और कुछ और जीवाणु होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, इडली और डोसा बनाने के लिए घोल और भटूरे बनाने के लिए गूंथे हुए आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। एक लैक्टोबैसिलस जो होता है ये जीवाणु, ये किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। हम अपने देखा होगा जब दूध से हम दही बनाते हैं तो दूध में हम थोड़ी सी दही मिला देते हैं, आधा चम्मच, और उसको रात भर छोड़ देते हैं तो सुबह वो दही बन जाती है। अब दूध से दही कौन बनाता है? उसमें ये बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। अब डालते तो हम उसमें थोड़ी सी दही है, तो वो क्या करते हैं? वो मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 1 से 4 बनते हैं, 4 से 10 हो जाते हैं, 10 से 18 हो जाते हैं। इस तरह वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं और इसलिए पूरे दूध को वो दही में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब इडली और जो हम डोसा बनाते हैं उसका आपने क्या देखा होगा कि उसका स्पंजी होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? यीस्ट मिला देते हैं ताकि उनका किण्वन हो सके। अब हम पढ़ते हैं 2.9 एक्टिविटी, और आइए तैयारी करें। अब देखिए जी हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। कांच के 2 छोटे कटोरे लीजिए। हमने क्या ले लिया है? कांच के 2 छोटे कटोरे ले लिए हैं। उन्हें का और खा के रूप में नामांकित कीजिए। एक कटोरे पर हमने का लिख दिया, दूसरे पर हमने लिख दिया खा। कटोरा का में गुनगुना दूध और कटोरा खा में ठंडा दूध डालिए। का में तो हमने गुनगुना, जो हमारा कटोरा था उसमें गुनगुना दूध डाला, और कटोरा खा में हमने ठंडा दूध डाल दिया है। अब दोनों कटोरों में एक एक छोटा चम्मच दही डालिए और चम्मच से अच्छी तरह मिलाइए। अब हमने दोनों कटोरों में क्या किया? एक एक चम्मच दही डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। दोनों कटोरों को ढक दीजिए। अब दोनों कटोरों को हमने ढक दिया। कटोरा का को गर्म स्थान पर और कटोरा खा को ठंडे स्थान जैसे रेफ्रिजरेटर में कुछ घंटों या पूरी रात के लिए रख दिया। हमने जो कटोरा का था उसको तो हमने किचन में ही रखा छोड़ दिया, और जो कटोरा खा था उसको हमने फ्रिज के अंदर रख दिया। कांच के कटोरे में रखे दूध में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए।
अपने अनुमान और अवलोकन तालिका 2.4 में लिखिए। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि जो हमने एक कटोरा तो हमने वहीं पे किचन में छोड़ दिया था और दूसरे कटोरा में हमने क्या किया था, उसको फ्रिज में रख दिया था कुछ घंटों के लिए। तो अब हमने क्या करा, विभिन्न स्थितियों में दूध का उपयोग करके दही के जमने का परीक्षण कर रहे हैं कि कौन से में दही जमेगी और कौन से में नहीं जमेगी। दूध के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन, कटोरा ए और कटोरा खा। दूध के रंग में होने वाला परिवर्तन, कटोरा का और खा में बताना है, और संभावित कारण क्या कारण हो सकता है। तो कटोरा क्या का तो हमने क्या रखा था वहीं पर, तो हमारा अनुमान ये है कि इसमें भी दही जम जानी चाहिए और इसमें भी जम जानी चाहिए। हम सोच तो रहे हैं कि दही तो दोनों में जम जानी चाहिए, लेकिन अवलोकन रियलिटी क्या है हमारी, रियलिटी ये है कि जो कटोरा का है उसमें तो दही जम जाएगी, यस, और इसमें जो कटोरा खा है उसमें दही नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी उसमें इसलिए नहीं जमेगी क्योंकि दही जमने के लिए जीवाणुओं को किण्वन करने के लिए एक उचित टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब जो जहाँ पर हमारा फ्रिज है उसके अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा, इस वजह से उसमें दही नहीं जम पाएगी। अब रंग में परिवर्तन क्या होगा, जो कटोरा का परिवर्तन का में क्या होगा, वो भी वाइट कलर का था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो कटोरा खा था जो हमने फ्रिज में रखा था उसमें भी नो चेंज, क्या होगा, दोनों में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब संभावित कारण क्या हो सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने कारण आपको बता ही दिए कि दही क्यों नहीं जमेगी खा में, क्योंकि टेम्परेचर उसका क्या हो गया, टेम्परेचर उसका लो है, इसलिए दही नहीं जम पाएगी। और यहाँ पर क्यों जम जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर उसको उचित टेम्परेचर मिला है, इसलिए यहाँ पर दही जम जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि का में दही क्यों जम गई और खा में दही क्यों नहीं जमी। आप देखेंगे कि कटोरा का दूध कुछ घंटों के पश्चात दही में परिवर्तित हो गया। हमने देखा कि जो कटोरा का था उसका जो दूध है उसकी दही बन चुकी है एवं थोड़ा खट्टा हो गया और खट्टापन भी उसमें आ गया है। वहीं कटोरा खा का दूध दही में परिवर्तित नहीं हुआ परंतु हल्का खट्टा हो सकता है, दही में नहीं जमा लेकिन हल्का सा खट्टा हो जाएगा, उसमें भी वो रिएक्शन तो उसमें भी होगी सूक्ष्म जीव की, लेकिन उसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो पाएगी जो फ्रिज में रखा था। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बताइए क्या क्यों हुआ ऐसा, आप जानते हैं? दही में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं दही में, अलग अलग तरह के जीवाणु होते हैं। उनमें से एक लैक्टोबैसिलस होता है, एक का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। यह जीवाणु दूध में विद्यमान शर्करा लैक्टोज से भोजन प्राप्त करता है। अब जो ये जीवाणु है और दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उससे ये भोजन लेता है जीवाणु। अब भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, गुणन करता है। गुणन मतलब मल्टीप्लाई करता है, जैसे ये 1 था तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 10 हो जाएगा, 10 से 50 बन जाएंगे, ये इस तरह गुणन करता है एवं दूध को किण्वित करके दही बनाता है। इसलिए क्या होता है, उसकी दही बन जाती है जल्दी जल्दी। ये जीवाणु अल्कोहल जैसे खमीर बनाने की अपेक्षा लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। जो ये जीवाणु होते हैं दही वाले, ये अल्कोहल नहीं बनाते, जैसे खमीर में बनाते थे, जो हम इडली बनाने के लिए उसमें दही वगैरह डाल देते थे, उसमें तो अल्कोहल बनता था, लेकिन यहाँ पर क्या बनाते हैं, वो लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनाते हैं जो दही को खट्टा कर देते हैं, जो दही को क्या करते हैं, खट्टा कर देते हैं। ये जीवाणु गर्म स्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। जो जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये जीवाणु। अतः कटोरा का में दही बनता है। कटोरा जो का था उसमें दही बन जाएगा परंतु कटोरा का में दही नहीं बनेगा। अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों नहीं बनता है। हम सूक्ष्मजीवों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत मतलब डिवाइड कर सकते हैं हम जो सूक्ष्मजीव है किस किस में। प्रोटोजोआ होता है ग्रुप, कवक, जीवाणु, शैवाल आदि। तो हम कौन कौन से ग्रुप में इनको वर्गीकृत करते हैं, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु और शैवाल। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में चित्र 2.12 में दर्शाए अनुसार फूले हुए क्षेत्र बनाते हैं जिन्हें ग्रंथिकाएं कहते हैं। देखिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइजोबियम कहाँ पाया जाता है। देखिए जो ये इस तरह की जो ये फलीदार पौधे होते हैं और जो इनकी नोड्स होती हैं कि जो ये मूल, ये जो इसकी नोड्स हैं,
जो ये इस तरह की नोट्स बनी हुई हैं, इनमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्यों पाया जाता है, ये क्या करता है, चलो इसके बारे में अब पढ़ते हैं। जिन्हें ग्रंथिकाएँ कहते हैं, जहाँ पर ये पाया जाता है, जहाँ पर ये मोटी मोटी सी इसकी ग्रंथिकाएँ होती हैं, इसमें ही ये पाया जाता है। कुछ फलीदार पौधे जैसे सेम, फलीदार पौधे कैसे होते हैं, सेम देखी होगी आपने, सेम की फलियाँ, मटर की फलियाँ और मसूर की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएँ होती हैं। जो उनकी जड़ होती है उसमें मूल ग्रंथिकाएँ होती हैं। इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कौन से पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सेम, मटर और मसूर की जड़, सेम, मटर और मसूर की जड़। ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। जो भी नाइट्रोजन होती है, आपको पता ही है हवा में नाइट्रोजन होती है, तो पौधे क्या है उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जीवाणु है नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं हवा से, फिर क्या करते हैं एवं उसे पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं और पौधों के लिए उसको उपयोगी बना देते हैं, क्योंकि पौधे डायरेक्ट जो एनवायरनमेंट है उससे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। इससे पौधों को रासायनिक उर्वरक के बिना उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। अब जो भी इससे क्या हेल्प मिलती है पौधों को, उनमें जो हम रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, रासायनिक जो केमिकल वाले खाद मिलाते हैं, उसके बिना ही पौधा अच्छे से वृद्धि कर लेता है। अब खाद क्यों मिलाया जाता है, ताकि उसमें NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उनको मिल जाए। अब वो जब उसको भूमि से नहीं मिल पाता है तो वो हम क्या करते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं और खाद से उसको वो मिल जाता है। अतः किसान अन्य फसलों के साथ चक्रण में फलीदार फसलें भी उगाते हैं। अब पहले तो क्या करते हैं, चक्रण में फलीदार फसलें कैसे उगाते हैं, मतलब पहले उस खेत में उन्होंने एक तरह की फसल उगा ली, फिर उसके बाद दूसरी तरह की फसल उसी खेत में उगाई, फिर तीसरी तरह की, मतलब चेंज कर करके वो उगाते हैं। अब इस तरह क्यों उगाते हैं किसान, ताकि जैसे आपको ये फलीदार पौधे बोए हैं, उससे भूमि में क्या होगा, इसमें इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होगा और भूमि में नाइट्रोजन आ जाएगी। उसके बाद दूसरी फसल उगा देंगे, दूसरी फसल उगाएंगे तो जो मिट्टी है उसमें दूसरे पोषक तत्व आ जाएंगे, फिर तीसरी उगा देंगे, उसमें से कुछ और पोषक तत्व आ जाएंगे। इस तरह अलग अलग तरह की फसलें उगाते रहते हैं। ये नहीं कि मतलब अगर उसमें हमने फलीदार पौधे बोए तो हम उसमें फलीदार पौधे ही बोते रहेंगे, ऐसा नहीं करते हैं किसान। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। और जब हम फलीदार पौधे उगा रहे हैं तो उसमें जो हमारी सोइल है, मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो, क्योंकि जो उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो हवा में जो भी नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसमें से नाइट्रोजन को इस तरह बना देता है कि उसको पौधे यूज कर सकें और अगली फसल के लिए मृदा को स्वस्थ रखती है। और जो अगली जो भी हम फसल बोएंगे उसमें जो भी हमारी मिट्टी है उसको वो स्वस्थ रखती है। अब करते हैं 2.4 अद्भुत सूक्ष्म शैवाल। अद्भुत सूक्ष्म शैवाल कौन से हैं, हमारे जल में उपस्थित सूक्ष्म सहायक, जो अब जल में भी होते हैं कुछ इस तरह के हमारे सूक्ष्म जीव। जल में कौन कौन से होते हैं हमारे सूक्ष्म शैवाल, सूक्ष्मदर्शी पौधे जैसे जीव होते हैं। जो सूक्ष्म शैवाल होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी पौधे होते हैं जो हमारे उसी तरह के होते हैं, जो जल, मृदा, वायु और यहाँ तक कि वृक्षों पर भी रहते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हवा में भी रहते हैं और यहाँ तक कि ये पेड़ों पर भी रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये किस तरह के सूक्ष्मदर्शी पौधे होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है उससे क्या करते हैं, वो भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा करते समय ये ऑक्सीजन भी निर्मित करते हैं। अब जब ये पौधे जब सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं तो आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ये निकालते हैं। जो मनुष्य ग्रहण करता है श्वसन में वो ऑक्सीजन ये निकालते हैं। इसलिए जो पौधे हैं मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं एवं पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति का आधे से अधिक भाग उत्पन्न करते हैं। और क्या करते हैं, जो पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन पाई जाती है उस आधे से अधिक भाग तो इन्हीं से मिलता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। कई जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं और जो जल में जो जीव रहते हैं वो इन्हीं को खाते हैं। जो पानी के अंदर आपने देखा होगा काई सी नहीं जमी होती है, हरी हरी होती है। कुछ सूक्ष्म शैवाल, अब कुछ सूक्ष्म शैवाल के नाम क्या है, स्पाइरुलाइना, क्लोरेला और डायटम मनुष्य द्वारा स्वास्थ्य पूरक तथा दवाइयों के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। देखिए आजकल ये स्पाइरुलिना बहुत चल रहा है, आपने पतंजलि का देखा होगा, या इसकी टैबलेट्स भी बनाकर बाजार में बेची जा रही है। तो ये भी एक सुपर फूड है मनुष्य के लिए। क्या होता है ये, जब कहीं पर पानी भरा रहता है साफ़ सुथरा, आपने देखा होगा उसके नीचे हरा हरा जमने लगता है, तो वो ये वही सवाल होता है स्पाइरुलिना। इसकी आजकल बाज़ार में टैबलेट्स वगैरह बनाकर भी बेची जा रही हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सूक्ष्म शैवाल जल को स्वच्छ करने में भी सहायता करते हैं। अब जो सूक्ष्म शैवाल है वो पानी को भी साफ करने में सहायता करते हैं एवं जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो सूक्ष्म शैवाल है जल को स्वच्छ करने के भी काम आते हैं और जैव ईंधन बनाने में भी उपयोग होते हैं। तथापि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावासों के नष्ट होने से सूक्ष्म शैवाल की विविधता और प्रचुरता संकट में है। देखिए जब जल प्रदूषण हो रहा है, उसमें प्रदूषण होगा तो शैवाल अच्छे से कहाँ पनपेंगे, वो भी प्रदूषित ही हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन होता है और जो पर्यावरण है हमारा आसपास का वो भी नष्ट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जितने भी शैवाल पाए जा रहे हैं उसमें भी प्रदूषण फैल रहा है, वो उचित मात्रा में नहीं हो पा रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए इन सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो पर्यावरण है उसको बचाए रखने के लिए और जो हम क्या है ऑक्सीजन की मात्रा है अर्थ पर, उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इनके संरक्षण, इनका बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे, क्या आपके संज्ञान में है, क्या आप जानते हैं एक सूक्ष्म शैवाल स्पाइरुलाइना अपने स्वास्थ्य लाभों के कारण सुपरफूड कहलाता है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्पाइरुलिना है शैवाल, जो इकाई होती है, ये एक सुपरफूड है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का भी एक अच्छा स्रोत है। देखिए विटामिन B12 क्या होता है, जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं उनके खाने में विटामिन B12 की बहुत कमी हो जाती है। देखिए जो ये नॉनवेज जो लोग खाते हैं उसमें तो विटामिन B12 उनको मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है और जो हमारे साग सब्जियां हैं उसमें विटामिन B12 बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे शरीर की पूर्ति नहीं हो पाती। और ये एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। अगर हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लें बॉडी में तो ये एक्स्ट्रा निकल जाता है डेली के डेली, इसलिए इसको लेने की आवश्यकता भी डेली होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो किसी के शरीर में क्या होता है, हाथ पैरों में झुनझुनी, नसों की प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। अब शुरू में पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं उसके बाद ही हमें पता चल पाता है टेस्ट होने के बाद कि विटामिन B12 की कमी हो गई है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसमें अल्प मात्रा में वसा और शर्करा तथा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं। इसमें देखिए जो स्पाइरुलिना है उसमें क्या क्या होता है, वसा होता है, शर्करा होता है और प्रोटीन होती है, जो कि इसके शरीर के भार के 60% से भी अधिक है। अब जो क्या होता है इसमें, जो इसके शरीर वेट होता है इसका स्पाइरुलिना का, उसमें इतनी सारी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि जितना उसका वेट है उसके 60% से भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। वर्तमान में स्पाइरुलिना की खेती आजीविका का एक व्यवहार्य अवसर बनती जा रही है। पहले तो देखिए शैवाल ऐसे ही जहाँ पर पानी भरा रहता था नीचे हो जाते थे, लेकिन आजकल ये इतना सुपरफूड मार्केट में बिक रहा है तो इसकी लोग बाग खेती भी करने लगी हैं। आप इन चरणों का पालन करके सरलता से स्पाइरुलिना उगा सकते हैं। हम देखिए कैसे उगा सकते हैं स्पाइरुलिना। एक स्वच्छ कांच की टंकी को सीधी धूप से दूर किसी प्रकाशित स्थान पर रखिए। देखिए कांच की टंकी बना लीजिए और उसको धूप से डायरेक्ट धूप ना पड़े उसको, तो प्रकाशित मतलब जहाँ पर लाइट भी आती रहे ऐसी जगह पे आप उसको रखिए। टंकी को छायादार जाल से ढक दें। टंकी क्या है, उसको एक छायादार जाल से ढक दें, अथवा टैंक को मध्यम तापमान वाले स्थान पर रखिए और वहाँ पर रख दें टैंक को जहाँ पर मध्यम टेम्परेचर आता है, बहुत ना तो बहुत तेज़ और ना बहुत कम।
टंकी को तालाब के जल से भरिए। अब टंकी में क्या करेंगे, हम जल भर देंगे। तालाब से एकत्रित जीवित स्पाइरुलिना टंकी में डालिए। अब आप कहीं से स्पाइरुलिना लाइए, काई लाइए और उसमें डाल दीजिए। वर्धनशील स्पाइरुलिना को सप्ताह में 2 बार हिलाइए, और जो भी वो स्पाइरुलिना है उसको उसमें 2 बार हिलाइए। जैसे ये आपने ये बॉक्स बना दिया है कांच का एक, इसमें स्पाइरुलिना डाल दिया और इसको हमने घुमाते रहे हम इसको। फिर क्या करना है हमें, 3 से 6 सप्ताह पश्चात स्पाइरुलिना को एक महीन कपड़े से छानकर टैंक से निकाला जा सकता है। अब जो भी इस टैंक में पानी था, एक बारीक कपड़ा लीजिए और उसमें से इसको छान दिए, पानी पानी निकल जाएगा, स्पाइरुलिना उसी में रह जाएगी। खाद्य सुरक्षा और जीविका विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का संरक्षण एक उत्कृष्ट विधि है। देखिए, जो खाद्य सुरक्षा है और जो इससे इतने अच्छी चीज़ें मिलती है, ये एक सुपर फूड है। इस तरह हमें शैवाल का संरक्षण करना चाहिए। तो स्पिरुलिना क्या है, हमारे जीवन के लिए एक सुपर फूड है। उससे हमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन आदि चीज़ें मिल जाती हैं।